जितने घरों में आप जाओगे और उनके यहाँ गणेश जी यहाँ वहाँ रखे हैं जी। उन घरों में डर, एप्रीहेंशन और लो कॉन्फिडेंस आपको खूब मिलेगा। पिशाच यानी अपनी कट लगा रहा है, दीवार में टकरे मार रहा है तो पिशाच हो गया। प्रेत यानी उसको लग रहा है कि मेरे पास कुछ आसपास घूम रहा है। और ये सारे रिएक्शन अलग अलग डायरेक्शन से पैदा होते हैं जो कि बहुत इजीली मैनेज हो जाते हैं। जो सड़क पर बच्चे भीख मांग रहे होते हैं, हाँ जी, हाँ जी, मैंने उनकी जन्म पत्रियां बना के बहुत सारे लोगों को दिखाई। उनमें आधे से ज्यादा लोग बच्चों के राजयोग था। अच्छा। कितने भी हॉन्टेड हाउसेस हैं हाँ। जिनको भूतहा घर कहा गया, हाँ। लगभग वो सारे ही सेट हो गए जब मैंने वहां विजिट किया, क्योंकि मैंने जाके उस दिशा को फिक्स कर दिया। तो उसके बाद वहां पॉजिटिव एनर्जी आनी शुरू हो गई और उसको देखते बाकी लेबर भाग गई। उनको लगा भी इसमें आ गया बाबा, मतलब वो एंड ही स्टार्टेड बिहेविंग लाइक कि वो बहुत ओल्ड है और वो तुम यहाँ क्यों आए हो एंड बला बला बला। और जन्म पत्री यह डिस्ट्रैक्शन दूर करती है कि भाई आप तो मधुमक्खी हो, आप शहद बनाओ, आपका राजयोग तो शहद में है। आपको जानकर हैरानी होगी 1770 में यानी लगभग 350 बरस पहले जब वॉशिंगटन डीसी की फाउंडेशन रखी गई, अच्छा, और इसके दस्तावेज हैं, उन्होंने बताया कि कौन से मुहूर्त में शिलान्यास किया गया और वो मुहूर्त हमारे विश्वकर्मा प्रकाश में दिया हुआ है। मतलब घर में पेंट कराना है, कार लेनी है या कुछ भी ऐसे, ऑफ वाइट चलेगा, एकदम टंच वाइट मेटेलिक हो जाता है। नमस्ते नमस्ते नमस्कार दोस्तों, आज हम आ चुके हैं वास्तुशास्त्र के सबसे बड़े ज्ञाता से मिलने, जिन्होंने विश्व भर को कितने वास्तु एक्सपर्ट्स तो तैयार करके दिए हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ महावास्तु के फाउंडर श्री खुशदीप बंसल जी की, जो हमारी इस विद्या को मॉडर्न मेथड्स एंड टेक्निक्स के साथ आज की दुनिया के लिए एप्लीकेबल बनाते आ रहे हैं, जो आज हमें साइंटिफिकली प्रूव करके बताएंगे कैसे हर डायरेक्शन, ऑब्जेक्ट और कलर हमारे जीवन में प्रभाव डालता है, कैसे उसे सही किया जा सकता है, क्या आपके लिए बेस्ट होगा, और अगर आपका पुराना मकान है तो बिना तोड़ फोड़ कुछ छोटे चेंजेस करके आप अपना वास्तु कितना ज्यादा सुधार सकते हैं। पर फिलहाल शुरू करते हैं एक संगीन प्रश्न से। अगेन बहुत नमस्कार सर, स्वागत है आपका। बताइए मैं सर, सबसे पहले सबसे प्लेन और फाउंडेशन रखने वाला सवाल कि वास्तुशास्त्र का हमारे जीवन में इन्फ्लुएंस क्या है, मतलब कैसे हमें फर्क पड़ता है हमारी दिनचर्या में, कहाँ कहाँ फर्क आ सकता है वास्तुशास्त्र अच्छा है या गलत होने से। वास्तव में भानु जी क्या है, वास्तुशास्त्र एनवायरनमेंट की स्टडी है, और अगर ट्रेडिशनली सोचा जाए तो हमारे एनवायरनमेंट में पंच महाभूत यानी कि 5 एलिमेंट्स कौन सी दिशा में कौन सा एलिमेंट है उसकी स्टडी है। ओके। तो हर दिशा में एक अलग टाइप का फील है। जैसे घर की जो नॉर्थ डायरेक्शन है वो साउथ के कंपैरिजन में थोड़ी ठंडी महसूस होगी। किसी भी घर में आप देखेंगे तो नॉर्दर्न साइड का वरांडा अगर होगा तो हमेशा बड़ा ठंडा रहेगा, नॉर्दर्न साइड का रूम हमेशा थोड़ा ठंडा रहेगा, और जो साउथ साइड का है वो थोड़ा गर्म रहेगा, और ईस्टर्न साइड का रूम जो है वो बीच में रहेगा, ना गर्म ना ठंडा पर बड़ा सुखद सा रहेगा। और जो वेस्टर्न साइड का है, वेस्टर्न साइड के रूम में ज्यादातर हीट एक्यूमुलेट हो जाती है सनसेट के साथ। तो ये 4 जो अलग अलग टाइप के फील हैं, इन 4 फील को 4 बेसिक एलिमेंट से कनेक्ट किया गया है। नॉर्थ यानी के वाटर, और साउथ यानी फायर, अच्छा, और ईस्ट एयर, और वेस्ट इज अ स्पेस एलिमेंट। तो ये 4 तत्व चारों ओर हैं, चारों दिशाओं में हैं, और बीच में है पृथ्वी तत्व यानी अर्थ एलिमेंट। अच्छा। सो जितने हमारे ट्रेडिशनल सोच है, जो हम कैसे अस्तित्व को अपने साथ रिलेट करते हैं, उसके ये 5 एलिमेंट बेसिक एलिमेंट है। ये तो हुआ कि हाउ डू वी रिलेट विद द यूनिवर्स आउटसाइड। अब आता है वास्तु का इन्फ्लुएंस। अच्छा, यहाँ पे मैं सॉरी, हाँ। आपके साथ साथ मैं अपने घर में जा चुका था और मैंने भी फील किया कि हमारा नॉर्थ साइड, मतलब जो अंदर वाले कमरे हैं, वो बहुत ही ठंडे, मतलब अब ये जो फील है ये एक तरीके से नेचुरल पंचकर्मा है।
जिसको करवाने के लिए विदेशों से, देश से लोग हमारे केरल में जाते हैं या आयुर्वेद के पंचकर्मा केंद्रों में जाते हैं। जी। तो वो पंच तत्वों का संतुलन शरीर में फिट करने के लिए, 5 एलिमेंट्स को बॉडी में बैलेंस करने के लिए जाते हैं। तो ये घर में वही 5 एलिमेंट्स हमें इन्फ्लुएंस करते हैं। बात है कि ये होता कहाँ है? जी। वास्तव में यह इन्फ्लुएंस हमारी सोच पर होता है, हमारे फोकस पर होता है, हमारी सोचने की क्षमता, जैसे क्लैरिटी कितनी है, हम कितना अच्छे से डिसीजन कर पाते हैं, कितना अच्छे से हम चीजों को चुन पाते हैं, अच्छा। उस पर इसका प्रभाव होता है। जी। तो ये जो फोकस के ऊपर इन्फ्लुएंस है, ये जो थिंकिंग के ऊपर इन्फ्लुएंस है, ये एनवायरनमेंट का है। अच्छा। इसका रीजन है कि हमारा जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई के अगेंस्ट रिस्पॉन्स है, हमारा कॉग्निटिव बिहेवियर है, हमारी सोच है, हम कैसे रिएक्ट करते हैं, ये हमारा एनवायरनमेंट कंट्रोल कर रहा है। अच्छा। एंड दैट इज द साइंटिफिक रीजन बिहाइंड वास्तुशास्त्र, कि हमारे जितने भी ये रिस्पॉन्सेज हैं जो सबकॉन्शियस से आ रहे हैं, सबकॉन्शियस माइंड से आ रहे हैं। मैं भानु आपको थोड़ा स्पष्ट करना चाहूंगा कि ये सबकॉन्शियस क्या है। वास्तव में ये एक ही मन है। अभी आप मुझे सुन रहे हैं या आप कॉन्शियसली सुन रहे हैं, बट यू आर अवेयर कि यहाँ इतनी लाइट है, कुछ साउंड्स हैं, यहाँ पर और टीम है। सम पार्ट ऑफ योर माइंड इज अवेयर अबाउट देम दैट दे आर डूइंग समथिंग। हम अवेयर हैं कि बातचीत कर रहे हैं, जी। पर मन का कोई हिस्सा बाकी चीजों के लिए भी अवेयर है, जिसके लिए हम कॉन्शियसली अवेयर नहीं। ओके। ऑल द डिसीजंस आर मेड बाय सबकॉन्शियस। अच्छा, हमें लगता है कि हम एक्टिवली जो सोच रहे हैं, एक्टिव माइंड जो है हमारा, हाँ, उसके अलावा जो सबकॉन्शियस माइंड है, आधे काम वो पहले से ऑलरेडी फंक्शन है। 99.99। ओह वाह। इस ये जो कॉन्शियस माइंड है ना, ये बहुत छोटा सा हिस्सा है। अच्छा। ये बहुत लिमिटेड बैंडविड्थ होती है इसकी, और इसी को एंजाइटी होती है, सबकॉन्शियस को नहीं होती। वो तो अपना हार्ट बीट को मेंटेन कर रहा है, पलक झपकने को मेंटेन कर रहा है, आई में हमारा कितना फ्लूइड रहेगा उसे मेंटेन कर रहा है, ब्रेथ रेट को मेंटेन कर रहा है, इतने सारे लाखों फंक्शन बॉडी में वो मेंटेन कर रहा है। वो अपना रिस्पॉन्स एनवायरनमेंट से पिक करता है। ओके। सो एनवायरनमेंट में आप कौन सी दिशा में बैठे हैं, ठंडे कमरे में बैठे हैं कि गर्म में बैठे हैं, तो उसके रिस्पॉन्सेज चेंज हो जाते हैं। तो इस तरह से वास्तु और सबकॉन्शियस माइंड कनेक्टेड है। ओके। ये कनेक्शन हमारे यहाँ पर सदियों पहले ढूंढ लिया कि क्या मैं ऐसी बिल्डिंग में जाऊं जहां जाके मेरा माइंड फोकस्ड हो जाए, वन पॉइंटेड हो जाए। बाकी सब वो जो चैटर बॉक्स चलता है, वो जो हमारे बैकग्राउंड में चलती रहती हैं बातें, वो सब शट डाउन हो जाए, मैं वन पॉइंट फोकस्ड हो जाऊं। ऐसी बिल्डिंग्स हमारे यहाँ बनाई गई जिसे हम मंदिर कहते हैं। अच्छा। तो मंदिर वास्तुशास्त्र का एकदम एप्ट एग्जाम्पल है कि पिछले 4-5 हजार बरस में हमने ऐसे मंदिर बनाए, ऐसे स्ट्रक्चर बनाए जहां पर जाकर माइंड एकदम फोकस्ड हो जाता है। जी। अब इसके आगे भी एक्सपेरिमेंट हुए। एक मंदिर हमने बनाया गणेश जी का, वहां पर जाकर हमारा ब्रेन एक्टिव हो जाता है, ब्रेन के वो हिस्से एक्टिव हो जाते हैं जो अदरवाइज एक अनअवेयर स्टेट में रखे हुए थे या एनेबल्ड नहीं थे। अच्छा। और एक हमने मंदिर बनाया जिसमें जाकर आपके बिजनेस मैनेजमेंट की फंक्शनलिटी एनेबल होनी शुरू हो जाती अच्छा। है। आप तो एमबीए हैं, आपने तो फाइनेंस स्टडी किया है। जी। तो वो लोग जिन्होंने एमबीए नहीं किया परंतु बड़े बड़े व्यापार मैनेज कर रहे हैं, तो उनका कोई तो ब्रेन का हिस्सा एक्टिव है, और पता चला कि वो लक्ष्मी मंदिर जा रहे हैं, वो लक्ष्मी नारायण मंदिर जा रहे हैं। उस मंदिर का स्ट्रक्चर ऐसा है कि वो आपके ब्रेन के उस पर्टिकुलर पार्ट को एनेबल कर देता है, जिससे आपकी सोच एक स्पेशल स्किल्स गेन कर जाती है, एंड यू आर एबल टू हैंडल लाइफ इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट्स। और वो मंदिर में जाते ही यू एंटर इनटू अ डिफरेंट जोन। बिल्कुल। एंड दैट डिफरेंट जोन इज बेसिकली योर ओन जोन। यू एंटर इनटू योर ओन जोन एंड यू बिकम मोर प्रोडक्टिव।
वो तो आज भी लाइव एग्जाम्पल है हमारे बिल्कुल सर। दक्षिण भारत में। तिरुपति बालाजी का मंदिर है, मीनाक्षी टेम्पल है मदुरई में, पद्मनाभन टेम्पल है, रामेश्वरम है। दक्षिण भारत में यह मंदिर ज्यादा है क्योंकि उत्तर भारत में इन्वेडर्स आए, उन्होंने मंदिरों को तोड़ दिया। पर जो हमारे काशी विश्वनाथ का मंदिर है या फिर हमारा अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर है, अब बन रहा है जी। आप जैसे ही इन स्थानों पर जाते हैं, यू फील मोर कंपोज्ड, काम एंड फोकस्ड। तो जितने भी शिवालय हैं, भगवान शिव के जो मंदिर हैं, वो इस प्रकार से हैं कि जब सूर्य उदय हो रहा हो तो पीछे आर्द्रा नक्षत्र हो। हमारे सारे ज्योतिर्लिंग, सारे ज्योतिर्लिंग। ओके, अच्छा। और फिर वो किरणें सूर्य की शिवलिंग पर पड़ रही हो। जब वो एक सीध में होगा तो उस मंदिर में जाने पर जो रुद्र अनुभूति है, जो शिव अनुभूति है, हमें वो होती है। तो इस प्रकार से उसकी खिड़कियां, उसके दरवाजे ऐसे रखे जाते हैं कि सूर्य की किरण कब कौन से नक्षत्र की उस शिवलिंग पर या उस मूर्ति पर पड़ेगी। तो अच्छा। ऐसा माना जाता है कि उसमें वही भाव और वही फंक्शनैलिटी एनेबल हो जाएगी। तो उसको नमन करने पर, उसके पास जाने पर हम उस एनर्जी फील्ड में एंटर कर जाते हैं कि हमारे ब्रेन का वो पर्टिकुलर हिस्सा एक्टिव होने लगता है। जैसे कि जो रुद्र है, जो शिवलिंग है, वो वास्तव में हमारी स्पाइन के टॉप पर मेडुला ऑब्लिगेंडा करके, जो टॉप ऑफ द स्पाइन है, अच्छा सर, वहां से 10 नाड़ियां निकलती हैं जो शरीर के अलग अलग हिस्सों को गवर्न करती है। इसकी शेप भी शिवलिंग जैसी होती है? उसकी शेप भी शिवलिंग जैसी है। ये मेरी रिसर्च है। अच्छा। मेरे कोर्सेज में मैंने बहुत बार यह बताया। तो अब जब हम उस मंदिर में जाते हैं तो सरप्राइजिंगली यहां सेंसेशन होने लगती है हमें। अच्छा। और उससे वो जो नाड़ियां हैं, जो आंख के पलक झपकने को या हमारे ब्रेथ रेट को गवर्न कर रही हैं, उनका पंचकर्मा हो जाता है, वो शुद्ध हो जाती है। अभी मैंने आपको बताया कि उत्तर दिशा जल की दिशा है, पानी की दिशा है। जी। तो पानी का, वाटर का एक अपना रेलेवेंस है। हमारे शरीर में 70% तो वाटर है। बिल्कुल। तो हमारे शरीर में 70% तो वाटर है। हाँ जी। और अब आप देखिए वास्तुशास्त्र क्या कहता है, जल की दिशा उत्तर दिशा। तो उसका जो सबसे उत्तर दिशा का पहला हिस्सा है, वह हिस्सा यानी कि उत्तर और उत्तर पश्चिम के बीच का हिस्सा, नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ के बीच का हिस्सा, दैट इज कंसीडर्ड एज रिस्पॉन्सिबल फॉर चाइल्ड बर्थ। अगर वहां टॉयलेट होता है तो उस घर में चाइल्ड बर्थ नहीं हो पाता। अब अच्छा। बच्चे का जन्म एक्चुअली तो वाटर में होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो द फर्स्ट सेक्शन इज वाटर। ओके। सेकंड है, उसे सोम की जगह कहा गया है। व्हाट इज सोम? जब एक चाइल्ड बर्थ होता है, जब एक बच्चा कंसीव होता है, तो सबसे पहले उसकी जो डेवलपमेंट है वो सिर की होती है। सिर में स्पाइनल कॉर्ड की होती है। तो स्पाइन में जो फ्लूइड फ्लो करता है वो वास्तव में सोम है। तो वो फ्लूइड को जो भी एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट स्टिमुलेट कर देता है, एनर्जाइज कर देता है, उसे हम सोम कहते हैं। सोम यानी अगर आप वैदिक संदर्भ में देखेंगे तो वेदों में कहा गया है कि युद्ध में जीतने के लिए इंद्र ने सोम का आवाहन किया और सोम का वो पान करके, इंद्र ने सोम का पान करके वत्र का वध किया और फिर वो युद्ध जीत गया। अब ये बड़ा सिंबॉलिक है। अब इसको डिकोड करें तो मैं कहूं कि एक व्यक्ति के मन में एक आइडिया जन्म लेता है, उस आइडिया को नर्चर करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, जो मोटिवेशन चाहिए, जो इंस्पिरेशन चाहिए, वह सोम तत्व है। अच्छा। और वो कब मिलेगा? जब नॉर्थ डायरेक्शन बैलेंस्ड होगी। बैलेंस्ड होने का अर्थ क्या है? वहां पर जल तत्व होगा, जल तत्व का रंग होगा, जैसे नीला कलर हो। यदि वहां पर अग्नि होगी तो वो गुस्सा ही करता रहेगा मोटिवेशन की बजाय। अच्छा। एंग्जाइटेड रहेगा, रेस्टलेस रहेगा। सो कौन सा एलिमेंट कौन सी दिशा में है, इसके बेस पर हमें इफेक्ट्स आते हैं। तो जो व्यक्ति
भारतीय मेटाफिजिक्स नहीं समझता, जो भारतीय भौतिक विज्ञान है जो उसको नहीं समझता उसको चमत्कार लगता है। पर वास्तव में तो यह है हमारा भारतीय ज्ञान परंपरा का लॉजिक है जी। कि अग्नि जल तत्व की दिशा में आ गई और उससे क्या हो रहा है, सोम सूख रहा है। सोम सूख गया तो आदमी रेस्टलेस, एंग्जाइटेड, और ये पिछले हिस्से में यानी स्पाइन के हिस्से में या तो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस होने शुरू हो जाएंगे, अच्छा। या उसके ड्राइनेस होनी शुरू हो जाएगी और वो भनभनाता हुआ सा घूमेगा। अब उसके ठीक अगला इम्यूनिटी का जोन कहा गया है, क्योंकि यही सोम रस जब स्पाइन में नीचे तक जाता है तो ये इम्यूनिटी को ट्रिगर करता है। जी। और फिर जब इम्यूनिटी ट्रिगर हो जाती है तो नॉर्थ ईस्ट की जो दिशा है वो प्रेरणा की और मोटिवेशन की दिशा कही गई है वास्तुशास्त्र में। वहां देव स्थान रखने को कहा गया है। कौन सी दिशा में? नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में मंदिर ईशान बनाया जा कोण। सकता है। वहां पर मेडिटेशन, अच्छा। मंदिर, पूजा की जगह रखने के लिए कही गई है। उसका पर्पस क्या है कि जो मंदिर में जाके आपको रिजल्ट मिलता है, यदि आप नॉर्थ ईस्ट में बैठेंगे तो यह जो आपकी बिल्डिंग है, यदि इसमें पांचों तत्व बैलेंस हैं, हाँ जी। इसमें सब दिशाओं में जो सामान उस दिशा से संबंधित है वो रखा हुआ है। अच्छा। अग्नि की दिशा में अग्नि यानी रसोई रखी हुई है, जल की दिशा में जल है, तो उस दिशा नॉर्थ ईस्ट में ईशान कोण में बैठ के यू गेट मोर फोकस्ड एंड पर्पस ड्रिवन एंड मोटिवेटेड। तो एक वो ड्राइव बना रहता है लाइफ में चीजों को करने का, साथ में क्लैरिटी बनी रहती है कि करना क्या है। अच्छा सर, जैसे अग्नि दिशा में बोला आपने, अग्नि दिशा में रसोई होनी चाहिए। हाँ, और उसकी दिशा कौन सी होगी? दक्षिण दिशा। दक्षिण। क्या वास्तु शास्त्र मतलब अगर सही नहीं हुआ या सही दिशा में नहीं है कुछ, तो उससे कभी कुछ सस्पिशियस एक्टिविटीज का भी सोचा जा सकता है कि कुछ मेरा कहने का मतलब है कि स्पिरिट्स, या आप इनमें मानते हैं भूत पिशाच या इनमें? आयुर्वेद के आधार पर हमारे यहाँ पर भूत विद्या करके एक विषय है। अच्छा। तो ऐसा माना जाता है कि जब एक व्यक्ति उन्मादित अवस्था में है, उन्मादित यानी वो ऐसा वियर्ड बिहेव कर रहा है और वो कॉन्शियस नहीं है, अच्छा, अनकॉन्शियसली वो एक वियर्ड बिहेवियर कर रहा है, तो हम कहते हैं कि इसको ओपरा हो गया, इस पे कोई भूत पिशाच आ गया, इस पे कोई, तो वो उन्माद की श्रेणी में आता है, शिज़ोफ्रेनिक रिएक्शंस की श्रेणी में आता है साइकोलॉजी में एंड साइकेट्री में। अच्छा। तो वो क्यों हो रहा है, वास्तुशास्त्र में उसका एक अपना पक्ष दिया गया है कि दक्षिण पश्चिम यानी कि साउथ वेस्ट में यदि इम्बैलेंस होगा, यदि गलत एलिमेंट होगा, यदि क्रैक होगा, यदि कट होगा, यदि वहां पंचर होगा या वहां पर दीमक होगी, तो उस घर में रहने वालों में यह रिएक्शन आने शुरू हो जाएंगे। अच्छा, मतलब रिलेशन है स्थापित तो जितने भी हॉन्टेड हाउसेस हैं, हाँ, जिनको भूतहा घर कहा गया, हाँ, लगभग वो सारे ही सेट हो गए जब मैंने वहां विजिट किया, क्योंकि मैंने जाके उस दिशा को फिक्स कर दिया, तो उसके बाद वहां पॉजिटिव एनर्जी आनी शुरू हो गई। तो वो जो दिखता था, जो फील होता था, वो बंद हो जाता है, क्योंकि है तो सारा खेल अर्थ एनर्जीज का और ये ब्रेन के साथ रिएक्ट कर रही हैं। बिल्कुल। तो ऐसी जितनी भी जगहें हैं वहां पर एक्सट्रीम नेगेटिव एनर्जी है और वो हमें ऐसे फील होती है जैसे ड्रीम स्टेट में फील होती है। अच्छा। जब हम सो रहे होते हैं तो हमें अलग अलग प्रकार की चीजें दिखाई देती हैं। अब वही चीजें जागृत अवस्था में भी होनी शुरू हो जाएं तो हम कहते हैं ये हॉन्टेड हाउस है। पर वास्तुशास्त्र के आधार पर कुछ दिशाओं में कुछ पर्टिकुलर चीजें रखी होने के कारण, कुछ पर्टिकुलर एक्टिविटीज होने के कारण ऐसे रिएक्शन होने शुरू हो जाते हैं। नॉर्थ ईस्ट दिशा में यदि इलेक्ट्रिकल पैनल्स हों और फ्यूज लगातार उड़ रहे हों तो आदमी एकदम बैठा बैठा ऐसे ऐसे झटके देने लग जाता है। अच्छा। और ऐसे बहुत सारे घरों में हमने जस्ट वो स्विच बोर्ड पैनल को चेंज करके उनको स्टेबलाइज कर दिया। अच्छा। जिसका ट्रीटमेंट अदरवाइज साइकेट्री में या हमारे जो न्यूरो के सब्जेक्ट्स हैं उनमें नहीं मिलता है, क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा ये स्पेस हमसे कनेक्टेड है जिसमें हम रहते हैं। तो पॉसिबल है टू मैनेज दिस और ये रिएक्शन होते हैं। यदि आप मुझसे कहें कि क्या आप भूत प्रेत में विश्वास करते हैं तो मैं कहूंगा नहीं। अच्छा। पर भूत विद्या में विश्वास करता हूं जो आयुर्वेद में है और जो कैटेगराइज करती है कि एक आदमी के मानसिक उन्माद की अलग अलग श्रेणियां हैं, उन अलग अलग कैटेगरीज को अलग अलग नाम दिए हैं। जो पास्ट की बात बहुत अधिक कर रहा है वो भूत है,
भूतकाल, पास्ट, वो पास्ट की बात करके रो रहा है, तो इसको कहते हैं भूत ने जकड़ लिया। भूत यानी पास्ट ने पकड़ लिया। पिशाच यानी अपनी कट लगा रहा है, दीवार में टकरे मार रहा है, तो पिशाच हो गया। प्रेत यानी उसको लग रहा है कि मेरे पास कुछ आसपास घूम रहा है। और ये सारे रिएक्शन अलग अलग डायरेक्शन से पैदा होते हैं, जो कि बहुत इजीली मैनेज हो जाते हैं। अच्छा सर, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीजें बताई आपने। और इसी में कुछ श्रेणी में कुछ बताइए, कुछ ऐसे लाइव एग्जांपल जहां आपने किया हो। मतलब जैसे मैंने आपकी कुछ और भी वीडियोस देखी हैं जहां आपने बोला कि ये 3 कट्टे यहाँ रख दो और बिजनेस में वृद्धि आ गई। ऐसे ही कुछ छोटे छोटे एग्जांपल। हाँ, ऐसे कई केस हुए। जैसे कि एक फैक्ट्री में लोगों को दिखता था कि जब रात की ड्यूटी पे लोग आते थे, तो एक लंबी दाढ़ी वाला बुजुर्ग एक पर्टिकुलर दिशा से ऐसे निकल के जाता है। अच्छा। और उस वजह से प्रोडक्शन हॉल के उस पर्टिकुलर हिस्से में कोई जाकर काम नहीं करना चाहता था। तो ऐसा एक उनका था। तो मुझे जो वो फैक्ट्री के ऑनर थे, उन्होंने कहा कि भाई साहब, इसका क्या सोल्यूशन है? मैंने कहा कोई बात नहीं, बड़ा सरल सा सोल्यूशन है। अब देखिए, आप हमें सनातन धर्म कैसे सोचना सिखाता है जी। सफेद कपड़े पहने, सफेद दाढ़ी वाला बुजुर्ग, तो सफेद रंग की दिशा है पश्चिम, और शनि की भी दिशा है पश्चिम, और बुजुर्ग शनि। अच्छा। ऐसा डिकोड करना किसी भी वस्तु, विचार या व्यक्ति को या सीन को हम कैसे डिकोड करते हैं एलिमेंट्स में और प्लैनेट्स में। तो दिशा हो गई पश्चिम। तो मैंने क्या देखा कि जो दक्षिण पश्चिम दिशा है, वहां पर क्रैक्स थे। वहां पर क्रैक्स थे, वहां पर एक सफेद रंग के कीड़े, कुछ नेचुरल कीड़े पैदा हो गए थे। तो वो ऐसा सफेद सफेद कीड़े थे, और सफेद सफेद कुछ तो भी वो थे, और वो निकल रहे थे वो वहां। तो हाँ, मैंने कहा कि भाई यहाँ पर आप कुछ मीठा डाल दीजिए। तो वो एकदम से ढेर सारे सफेद कीड़ा मतलब ऐसे कोई कीट वहां इकट्ठे हो गए। तो चलिए, मैं समझ गया। मैंने कहा भाई वो मिस्त्री बुलाइए और इसको भरना है। तो जब ये काम हो रहा था, इसमें कोई रिचुअल नहीं किया, कोई पूजा नहीं करी। मैं तो कहा भाई इसको थोड़ा छील लीजिए, इसको थोड़ा कोई केमिकल डाल दीजिए ताकि सब कीड़े यहां से भाग जाएं, कीट भाग जाएं, और फिर उसको फिल कर दीजिए और इसको चाक चौबंद कर दीजिए। तो जब वो कर रहे थे, तो अचानक से एक व्यक्ति वियर्ड सा बिहेव करना शुरू हो गया। अच्छा। माने वो, अब उसको देखते बाकी लेबर भाग गई। उनको लगा भी इसमें आ गया बाबा, मतलब वो। एंड ही स्टार्टेड बिहेविंग लाइक कि वो बहुत ओल्ड है, और वो तुम यहाँ क्यों आए हो, एंड बला 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 बला। तो मैं आराम से, मैंने कहा इसको मेरे पास बिठा दो। तो जब वो मेरे पास आके बैठे, तो मैंने उनको कहा कि ओम 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 का जाप करते हो ना? ओम ओम ओम। वो एकदम से ऐसा रिलैक्स होना शुरू हो गया। तो मैं इसमें क्या कहना चाहता हूं कि वहां की जो वो एनर्जी थी, वो इसी व्यक्ति जब उसको ठीक करने लगे, तो इसके अंदर भी कोई रिएक्शन होने लगा। क्योंकि जहां से वो कहते थे बाबा जाता दिखता है, उसके ऊपर वाला लेबर क्वार्टर इसी का था। अच्छा। तो जब वहां करेक्शन हो रही थी, तो इसको भी अपने अंदर कुछ फील हो रहा था। और जैसे ही मैंने उसको, इतने में वो भर गया। फिर उसको कहा कि तू ओम का कर। मैंने ऐसे ही पानी पिला दिया अपने हाथ से। लोगों को लगा मैंने कुछ तो भी किया है, बट इट वाज सिंपल वाटर। तो वो पानी पिलाया, तो वो सेटल हो गया, और उसको याद भी नहीं था कि वो क्या रिएक्ट कर रहा था। अच्छा। ऐसे ही होता है। तो इस प्रकार से है। इसको अलग अलग ढंग से लोगों ने प्रदर्शित करके बहुत ही मिस्टीरियस और बहुत ही अधिक एक डिफरेंट जॉनर में ले जाके खड़ा कर दिया। मैंने जो देखा वो इस प्रकार के और हैं। जब हम लोगों ने गुरुकुल बनाया, तो एक दिन चौकीदार भाग गया यहाँ से। अच्छा। क्या हुआ? बोले जी, एक व्यक्ति और एक लड़की, वो यहाँ चक्कर मार के जाते हैं रात को। अच्छा। माने उसके बाद नहीं दिखे। अब ढेरों लोग यहाँ आके रहते हैं। तो वो रीजन क्या था कि जो जेमिनी जोड़ा है ना, तो जेमिनी क्या है? नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट है। तो नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट जो हमारी डायरेक्शन पड़ रही है, वहां पर वो कुछ दीवार टूटी हुई थी।
तो अच्छा। वहां की एनर्जी जब इम्बैलेंस होने लगती है तो ऐसा लगता है कि एक जोड़ा उस स्पेस में कहीं घूम रहा है। ओके, बट वो एनर्जी का रिएक्शन ह्यूमन बॉडी ही डिकोड करती है। समझ गया। तो जब हम उसे सही कर देते हैं तो वो जो भी एनर्जी पैटर्न्स की वजह से दिखाई दे रहा है जी। या फील हो रहा है वो हट जाता है। तो यहीं से मेरा बहुत ऐसे जनरल क्वेश्चन आता है कि अब हमारे घर वाले तो बना चुके हैं घर, हाँ हाँ, जो गेट जहाँ लगा, मंदिर जहाँ बना, जो स्थान वहाँ दिया, अब अगर गलती है हाँ हाँ, तो उसके सुधार में क्या किया जा सकता है? बहुत सरल है उसके उपचार। क्योंकि जब आप पंच तत्वों का पैथोमेटिक समझ लेते हाँ हैं, जी। जैसे मैंने आपको कहा कि उत्तर दिशा में रसोई होने से ये सोम सूख जाता है तो हेल्थ इश्यूज आते हैं, अवसर नहीं आते। तो अवसर नहीं आते, ग्राहक नहीं आ रहा, काम में मन नहीं लग रहा, तो ऑब्वियसली कैश फ्लो कम हो जाएगा। जी जी सो उसका सादा सा निदान यह है कि जल तत्व और अग्नि तत्व के बीच में वायु तत्व है। तो वहां ग्रीन कलर का यदि मैट भी चूल्हे के नीचे रख देंगे हाँ तो जी। वो संतुलित अवस्था आ जाएगी। तो अच्छा। ऐसे छोटे छोटे पंच तत्वों पर आधारित उपचार करने से हम वास्तु के पूरे लाभ ले सकते हैं। यदि कोई वास्तु दोष आ भी गया है तो उसके लिए एक पद्धति मैंने विकसित कर दी है कि अच्छा। भाई ये 12 लेयर्स हैं। जब उस 12 लेयर्स में, उन 12 फिल्टर्स में आप किसी भी बिल्डिंग को फिल्टर कर देते हो तो वो जो होम है वो ओम का गेट बन जाता है। फिर आप ओम से कनेक्ट कर जाते हो, फिर उस एलिमेंट से कनेक्ट कर जाते हो। जब बिल्डिंग में ये 5 तत्व बैलेंस होंगे, हाँ जी। जब ये 5 एलिमेंट सेट होंगे तो आप उस सुप्रीम एलिमेंट से कनेक्ट करोगे तो उसमें सोच, फोकस, एनर्जी, सब कुछ ही उस बिल्डिंग में भी फ्लो होने लगेगा। अच्छा, मतलब ऐसी पद्धति है काफी। हाँ हाँ, सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन ही सॉल्यूशन है। अच्छा। उसको तोड़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, हो हाँ। सकता है कोई 2-4-5% जगह ऐसी हो, जैसे नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट। तो कुछ चीजें हैं जो लिमिटेशन है, हर नॉलेज की लिमिटेशन है। करेक्ट। अब ऐसा तो नहीं कि अब मेडिकल साइंस हार्ट को लेफ्ट से निकाल के राइट में लगा देगी। तो कुछ चीजें हैं जो लिमिटेशन है, पर 99% सॉल्यूशंस हो जाते हैं। अच्छा सर आपने कलर की बात करी, जैसे अगर ऐसा है तो ग्रीन कलर का मैट बिछा लें, तो क्या कलर भी इतनी इंपॉर्टेंस रखता है? तो ऐसा ही रोजमर्रा में या घर में या कपड़े जो मैं पहन रहा हूँ, इन सब में क्या रिलेशन है और क्या रेलेवेंस है कलर का? बहुत अधिक रेलेवेंस है भानु जी। अगर आप गूगल करेंगे तो उसमें आपको बकायदा मिलेगा कि कौन से कलर स्पेक्ट्रम में कौन से ब्रांड्स ज्यादा है। अच्छा। फूड के ब्रांड्स में ज्यादातर रेड कलर है, खाने पीने की चीजों में ज्यादातर रेड कलर है, और जो कम्युनिटी के सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं उसमें ब्लू कलर ज्यादा डोमिनेटिंग है। अच्छा। तो अगर आप देखेंगे और यदि पिक्चोरियल है, यदि ऑडियो विजुअल ज्यादा बन रहा है तो वो मेजेंडा कलर की तरफ में चला जाएगा। सो आप अगर देखेंगे तो आप रिलेट कर पाएंगे। चॉइसेस के आधार पर लोग कलर्स की चॉइसेस करते हैं। जिस एरिया में वृक्षों की कमी है वहां पर लोगों ने हरा रंग अपना फेथ के साथ जोड़ लिया। अगर आप ध्यान देंगे तो वृक्ष नहीं है, रेगिस्तान है, तो वहां जो फेथ सिस्टम डेवलप हुआ उन्होंने ग्रीन को अपना कलर बना लिया। पर जब वही फेथ सिस्टम उन एरियाज में गया जहां ग्रीनरी बहुत थी जी, और उन लोगों ने भी ग्रीन ही अपनाए रखा तो वो रेस्टलेस हो गए। हमारे पड़ोसी देश कुछ ऐसे हैं जिन्होंने कलर को बहुत डोमिनेट करा दिया, तो वो नेशन ही अपनी विचारधारा से भटक गया। सो अगर आप देखेंगे तो कलर का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। और ठंडी जगह में रहने वाले लोगों ने लाल वस्त्र धारण कर लिए, जैसे हमारे लेह लद्दाख और तिब्बत में, क्योंकि वहां अग्नि कम थी। हम लोग वास्तुशास्त्र में 5 एलिमेंट्स के आधार पर रंगों का चुनाव करते हैं। अग्नि की दिशा में अग्नि के रंग यानी लाल स्पेक्ट्रम जितना भी है, और जल की दिशा में नीला स्पेक्ट्रम, एयर की डायरेक्शन में ग्रीन स्पेक्ट्रम, और ग्रे स्पेक्ट्रम और व्हाइट स्पेक्ट्रम हम वेस्ट में यूज करते हैं, और आपके लिए येलो कलर यूज करते हैं। अच्छा। और पिछले 30 वर्षों में हमने जितने भी कलर के आधार पर उपचार किए हैं उनका तुरंत असर हमें दिखाई देता है। अच्छा। जितने भी पेस्टल शेड्स हैं, अर्दन कलर्स हैं, वो सभी ठीक है जब तक उनमें शार्पनेस नहीं आती। बेज कलर है। अच्छा। मिट्टी के जितने रंग हैं वो सारे शुभ हैं। वो सारे शुभ हैं।
अरे मतलब घर में पेंट कराना है, कार लेनी है या कुछ भी ऐसे? ऑफ वाइट चलेगा, Off-white. एकदम टंच वाइट मेटेलिक हो जाता है, अच्छा। सो इट्स नॉट रिकमेंडेड। बट ऑफ वाइट, मिल्की वाइट जिसे हम बोलते हैं, वो सारे के सारे। घर पे भगवान मंदिर, जैसा आपने बोला कि एक स्थान है, वहां पे भगवान जी को स्थापित करिए और वहां पे पूजा का स्थान होना चाहिए। अब इन्हीं भगवान की मूर्तियों को अलग अलग तरह से यूज करके, कई बार टाइल्स में, कई बार मूर्ति में, अगर उसे लिविंग रूम में रख दिया जाता है शो पीस के लिए, कई बार गेट के बाहर लगा दिया जाता है कि पूरे घर की एक दृष्टि लगे और ऐसा लगे कि हाँ यहाँ गणेश जी बैठे हैं गेट के ऊपर ही और ये रक्षा करें घर का। तो इन क्या ये सही है? ऐसा है कि गणेश जी द्वार पर लगाने की परंपरा राजस्थान में शुरू हुई, और हमारा राजाओं का जो प्रदेश था उसकी क्या हालत हो गई पिछले 200-300 वर्षों में, वो हम सबके सामने है। मूल रूप से गणेश जी को द्वार पर लगाने की परंपरा नहीं है, सिर्फ भगवान शिव के मंदिर में, क्योंकि पुराणों में कथा आती है कि माँ पार्वती ने उनको घर के बाहर बिठाया था रक्षा के लिए। तो भगवान शिव के मंदिर के अलावा कहीं पर भी गणेश जी लगाना शास्त्रोक्त नहीं है। अच्छा। घरों के बाहर जब जब गणेश लगे हैं तो वहां पर तकलीफ ही आई है। ओके। और इसका वास्तुशास्त्र के आधार पर कारण यह है कि देवता आपके भावों को संचालित करते हैं, और भगवान गणेश जो हैं वो आपकी बुद्धि को, आपके बौद्ध को, आपकी बौद्धिकता को गवर्न करते हैं। अच्छा। उनकी 2 पत्नियां हैं, रिद्धि और सिद्धि। इसका अर्थ क्या है कि आपके जो काम सिद्ध हो रहे हैं वो सिद्धि है। रिद्धि का मतलब क्या है? जो वृद्धि करने में सहायक है। अच्छा। और 2 पुत्र हैं, लक्ष्य और लाभ। अब बात तो सिंबॉलिक है कि जो गोल सेट करता है उसकी बुद्धि जग जाती है, और लाभ प्राप्त हो तो व्यक्ति को और अधिक आनंद होता है, बुद्धि और चलने लगती है। देखिए, हमारे प्रतीकों के पीछे कुछ ना कुछ रहस्य है, कोई मैसेज है। तो हमें उनको टाइल में लगा दिया, डेकोरेशन के रूप में लगा दिया। यह सारी चीजें शुरू हुई अंग्रेजों के साथ। अच्छा। क्योंकि उनको हमारी मूर्तियों में विचित्रता दिखाई पड़ती थी, तो उन्होंने इनको डेकोरेशन के रूप में यूज करना शुरू किया। अच्छा। तो हमें हमारे दैवी प्रतीकों को सजावट के तौर पर प्रयोग नहीं करना चाहिए। गणेश जी की मूर्ति की बजाय आप हाथी का सिर दीवारों पे हमारे यहाँ पर लगाते हैं, वो लगाए जा सकते हैं। अच्छा। वो बल को परिभाषित करते हैं, दर्शाते हैं। तो गणेश जी लगाना ठीक नहीं है। जहां उनका स्थान है वहीं लगाने से देव बल मजबूत होता है, और देव बल वास्तव में क्या है? आपका इनर कॉन्फिडेंस अबाउट समथिंग। ओके। और वो लूज हो जाता है यदि हमने जगह जगह पर गणेश जी रखे हुए हों। जितने घरों में आप जाओगे और उनके यहाँ गणेश जी यहाँ वहां रखे हैं, उन घरों में डर, एप्रीहेंशन और लो कॉन्फिडेंस आपको खूब मिलेगा। अच्छा। तो वो क्योंकि हमारे इमोशंस को, हमारी थिंकिंग को हमारे ये जो सिंबल्स हैं वो डिपिक्ट करते हैं, दर्शाते हैं। अच्छा। और क्या ऐसा भी कुछ है कि किन भगवान की मूर्ति नहीं होनी चाहिए, किनके साथ नहीं होनी चाहिए? इसके लिए एक बहुत सारा विधि विधान है। अच्छा। जो आपके जन्म पत्री के आधार पर सूर्य जिस नक्षत्र में है, वो जो देव हैं वो आपके आत्मकारक देव हैं। तो आपको जो एनर्जी दे रहे हैं वो तो सूर्य दे रहे हैं। तो आपके जन्म के समय पर सूर्य किस नक्षत्र में है, वो नक्षत्र का देवता आपका इष्ट देव माना जाना चाहिए। अच्छा। ऐसे हमारे यहाँ पर एक अवधारणा है। तो आपके इष्ट देव क्या होंगे? आपके सूर्य के आधार पर होंगे। दूसरे इष्ट क्या होंगे? आपके परिवार में जो कुल देवता पूजे जाते हैं, क्योंकि वो आपके डीएनए को गवर्न कर रहे हैं। बिल्कुल। तो उनकी मूर्ति होनी चाहिए। तीसरा है लोक, संसार, समाज एक आस्था रखता है, जो लोकपाल हैं, जो उस क्षेत्र को एम्पावर कर रही डाइटीज है, उनकी तीसरे लेवल पर है। तो ये हैं वो त्रिदेव जिसको सनातन धर्म कहता है कि आपको नमन करना चाहिए। अच्छा। इसके अलावा है कि राजा का जो धर्म है वो एक मूर्ति होनी चाहिए। अच्छा। और फिर इसके लिए वसुदेव कुटुंबकम, पूरा जगत मेरा है जी। तो जो सर्वाधिक आस्था है लोगों की
उसका भी एक चिन्ह अपने यहाँ होना चाहिए। होना चाहिए। ये हमारे यहाँ के पंचदेव कहे गए हैं जो हमारे मंदिर में होने चाहिए। अब हम देख रहे हैं कि यूएई, सिंगापुर जैसे देशों में भी वास्तु को काफी इंपॉर्टेंस दी जा रही है। मतलब सिंगापुर आधे से ज्यादा प्लान्ड बना है, वहाँ जो शेर है जिसकी वजह से पानी निकल रहा है वो प्लान्ड है। वहाँ की इनफैक्ट जो पहली रेलवे जब इंस्टॉल हुई थी तो उसके लिए इंडियन गए थे और उन्होंने प्लान किया था अकॉर्डिंगली। यूएई, दुबई जैसे एरिया में सारे घर वहाँ के जो अपने शेखों के भी एटलीस्ट इवन उन तक के घर वास्तु से प्लान बनाए जा रहे हैं। पर इंडिया में क्यों इसे इतनी इंपॉर्टेंस दे रही? हम दूर भाग रहे हैं अपनी शिक्षा से। हमें क्यों हमेशा वेस्टर्न की वैलिडेशन चाहिए कि भाई ये अच्छा है, इसे यूज करो, इसे ऐसे देखो। सदियों से गुलामी की मानसिकता रही है तो धीरे धीरे छूटेगी। हाँ, मैं समझता हूँ कि इस वक्त हमारे देश का जो नेतृत्व है वो उसी गुलामी से हमें मुक्त करने की पूर्णतः चेष्टा कर रहा है। इसीलिए तो अब हम इंडिया से भारत हो गए हैं। हाँ, आज अगर विदेशों में कहीं पर भी भारतीय विद्याओं को अपनाया जा रहा है तो वो विश्वास के आधार पर नहीं अपनाया जा रहा, उनके प्रैक्टिकलिटी के आधार पर, उनके बेनिफिट्स के आधार पर उनको अपनाया जा रहा है। जैसा आपने कहा कि सिंगापुर में हुआ, तो सिंगापुर में तो 70% पॉपुलेशन चाइनीज है जी। दुबई में अगर देखा जाए तो एक डिफरेंट फेथ सिस्टम के लोग वहां रहते हैं। यदि वो भी आयुर्वेद और वास्तुशास्त्र को अपना रहे हैं तो वो मात्र विश्वास के कारण नहीं अपना रहे। और फिर सिंगापुर में रहने वाले और दुबई में रहने वाले जो लोग हैं वो किसी प्रकार की कुंठाओं से ग्रस्त नहीं है, वो किसी प्रकार की गुलामी की मानसिकता से ग्रस्त नहीं है। आज हम जिसे वेस्टर्न कह रहे हैं कि वेस्टर्न जगत की सोच कैसी है, हम उनके बारे में नहीं जानते। आपको जानकर हैरानी होगी कि 1770 में यानी लगभग 350 बरस पहले जब वॉशिंगटन डीसी की फाउंडेशन रखी गई, अच्छा, और इसके दस्तावेज हैं, द सीक्रेट आर्किटेक्चर ऑफ वॉशिंगटन डीसी, इस पर एक पुस्तक है। अच्छा, डेविड ओवरसन उसके ऑथर हैं। तो उन्होंने बताया कि कौन से मुहूर्त में शिलान्यास किया गया और वो मुहूर्त हमारे विश्वकर्मा प्रकाश में दिया हुआ है। अच्छा। विश्व के और किसी ग्रंथ में है ही नहीं। तो हो सकता है उन्होंने हमें कंटेंट, हमारे कंटेंट को, हमारी नॉलेज को क्रेडिट ना दिया हो। और उस समय पर भी अगर अमेरिका ने एक रूल बुक अपनाई कि नींव का मुहूर्त किस आधार पर होगा, तो वो भारतीय ग्रंथ विश्वकर्मा प्रकाश है। सो उसकी उपयोगिता वो वैज्ञानिक आधार पर कंसीडर कर रहे हैं। उनका जो नेशनल साइंस सेंटर है उसके बाहर आइंस्टाइन बैठे हुए हैं और उनकी दृष्टि सितारों के ऊपर है। आइंस्टाइन की दृष्टि सितारों के ऊपर है और आइंस्टाइन ने वेदों का अध्ययन किया था। अच्छा, तो जो लोग भारत में आकर अध्ययन कर रहे थे, उस अध्ययन से जो उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन करी, जो वैलिडेट किया सूत्रों को, कॉन्टेम्परेरी लाइफस्टाइल के लिए समझा, वो अपनाते चले गए। उन्होंने तो बायोलॉजी बना दिए। हाँ। आज उन देशों में जब मैं नक्शों का अध्ययन करता हूं तो मैं क्या देखता हूं कि लगभग 80% नक्शे तो वास्तुशास्त्र के अनुसार है। जैसा योग विज्ञान है, आयुर्वेद विज्ञान है, वास्तुशास्त्र भी विज्ञान है कि ओरिएंटेशन है अर्थ एनर्जीज के साथ और स्पेशियल एनर्जीज के साथ, सन मून के साइकिल कैसे, उनके साथ बिल्डिंग की ओरिएंटेशन तो है, एक वैज्ञानिक तथ्य है। मतलब कितना डिसअपॉइंटिंग है सुनना ही कि हाँ तो इतनी चीजें ले गए हैं और अब ये विद्या भी एक तरह से वो यूज कर रहे हैं, प्रैक्टिकली यूज कर रहे हैं, बट वैलिडेट भी कर रहे हैं, बट क्रेडिट नहीं दिया जाएगा। पर अब आप जैसे पढ़े लिखे युवा जब इन विषयों में देखेंगे, झांकेंगे और उन्हें तर्क की कसौटी पर कस के वैलिडेट करेंगे जी, तो निश्चित रूप से जब आपकी जनरेशन अपना रही है तो देश भी अपनाएगा। देश भी अपनाएगा। तो सर इसके साथ अब जैसे इसके साथ आगे बढ़ते हैं तो मैं समझ गया एक घर का मतलब वास्तुशास्त्र कितना जरूरी है। हाँ। अब साथ ही ऐसा भी कहा जाता है कि कर्म भी तो कहीं ना कहीं अपनी वैल्यू रखता है, कर्म प्रधान है, ऐसा भी कहा जाता है। अब अगर मेरी कुंडली सब सॉर्टेड है, उसमें लिखा है मेरा राजयोग है, मैं ऐसा करने वाला हूँ, मैंने वास्तु का ध्यान रखा, मैंने आपको बुलाया और अपने वास्तु में भी बहुत ही अच्छा प्रबल एकदम जो बेस्ट हो सकता है वो करवाया। अब क्या मेरे लिए सब सॉर्टेड है? अब मेरे को कर्म अभी भी कितना वैल्यू रखता है? पर क्या कर्म जो चुन रखे हो वो सही है?
कहीं मधुमक्खी रेशम बनाने की कोशिश तो नहीं कर रही है? अगर मधुमक्खी रेशम बनाने की कोशिश कर रही है तो वो कितनी मेहनत कर ले। सही सही सही। हाँ, वो रेशम बनाने की कोशिश कर रही है, इसे डिस्ट्रैक्शन कहते हैं। जी। और जन्म पत्री यह डिस्ट्रैक्शन दूर करती है कि भाई आप तो मधुमक्खी हो, आप शहद बनाओ, आपका राजयोग तो शहद में है, आपका राजयोग रेशम बनाने में नहीं है। करेक्ट। तो कर्म की पहचान करने में ज्योतिष मदद करता है। मदद करता है। ज्योति जो ईश्वर का प्रकाश है, वो हमें स्पष्टता देता है कि मैं कौन हूं, मैं क्या कर्म कर सकता हूं। अगर मैं वो कर्म करूंगा तो 100% सफलता मिलेगी। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार अगर आप वो कर्म नहीं कर रहे जो आपका नहीं है, जी। आप वो कर्म कर रहे हो कि कोई दूसरा कर रहा है और उसमें वो बहुत खुश है और वो सफल है, और आप भी करना शुरू कर देते हो, तब आप नुकसान उठाते हो। अच्छा। आपको अपना कर्म करना है। तो अपना कर्म क्या है? जो मेरी प्रकृति से आया है। तो मेरी प्रकृति क्या है? जो मेरी कंपोजिशन है। जी। तो मेरी कंपोजिशन क्या है? मधुमक्खी की एक कंपोजिशन है, रेशम के कीड़े की एक कंपोजिशन है, शेर की एक कंपोजिशन है, भेड़ की एक कंपोजिशन है। अब शेर वीगन हो जाए और पेट खराब की दवाई लेके घूमता रहे तो क्या होगा? नहीं बनेगी। क्या साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि शहद बना ले? क्या साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि वो खून बना ले? कुछ चीजें हैं जो हैं, उनको चैलेंज नहीं कर सकते। हाँ, हम उनके साथ रिलेट करके बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। ओके। ज्योतिष हमें यह दिखाता है कि क्या हम कर सकते हैं और क्या हम नहीं कर सकते। ओके। राजयोग तो सबका है। अच्छा। राजयोग सबका है। जो सनातन धर्म की संस्कृति है वो यह कहती है कि पुरुषस्य भाग्यम न देवता विद्यतम। जो पुरुष का भाग्य है वो देवता भी नहीं जानते। अच्छा। तो फिर संभावना क्या है? संभावना है कि मैं अपने कर्म को इतनी श्रेष्ठता से करूं कि वो इतना दिव्य हो जाए, इतना दिव्य हो जाए कि पूरा संसार उसे ग्रहण करे। अच्छा। ये है हमारी सनातन धर्म की मूल संस्कृति। और कर्म को श्रेष्ठतम किया जा सकता है। उसको श्रेष्ठ करने के लिए वैदिक ज्योतिष भी मदद करता है, उसे वास्तुशास्त्र भी मदद करता है। कर्महीन के लिए ना वास्तु है ना ज्योतिष। आपको जानकर हैरानी होगी, मैंने जो सड़क पर बच्चे भीख मांग रहे होते हैं, हाँ जी, हाँ जी, मैंने उनकी जन्म पत्रियां बना के बहुत सारे लोगों को दिखाई। उनमें आधे से ज्यादा लोग बच्चों के राजयोग था। अच्छा। क्यों? कि भाई वो कोई कर्म नहीं कर रहे हैं। हाँ जी। भीख एक कर्म नहीं है जी। क्योंकि उसमें डिलीवरी नहीं है। कर्म कौन सा? जिसमें आप कुछ डिलीवर करो। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान बार बार कहते हैं बादल की देन वर्षा करना है। वो किस लिए कर रहा है? वो ये तो नहीं सोचता किसका फायदा होगा, मेरे को फायदा होगा, कौन फायदा होगा। उसको करना है। तो हम सभी एक प्रोग्राम के साथ बंधे हुए हैं। वी हैव टू परफॉर्म आवर कर्मा। मधुमक्खी को शहद बनाना ही है, उसके पास कोई चॉइस नहीं है। हाँ, अच्छे फूल उसके पास हो सकते हैं, वो अच्छे फूलों से शहद चुन के करोड़ों रुपए किलो का शहद बना सकती है जी। ये संभावनाएं हैं, पर उसका फंक्शन डिफाइन है, वो शहद ही बनेगा उससे। तो जो व्यक्ति अपने कर्म में जो एक्सेप्टेड सच है, सुखदायक सच है, उसको जोड़ता है, उसकी पत्री में राजयोग हो चाहे ना हो, वो राजा की जिंदगी जीता है। अच्छा सर, हम इतनी बात कर चुके हैं, बट हमारा यंगस्टर तो कंफ्यूज होता जा रहा है। अगर वो चलिए मानने इस बिलीफ में आता भी है, वो कहता है कि चलो ठीक है, मैं सनातनी हूँ, हमारी इतनी अच्छी रिसर्च है, इतनी अच्छी स्टडीज है, मैं सबको फॉलो करता हूँ। वो अपनी कुंडली दिखवाएगा, उसके जो जो होंगे सॉल्यूशन होंगे उन पे काम करेगा। वो रोज मंदिर जाया करेगा, वो पूजा पाठ करेगा, वो पाम रीडिंग करवा सकता है, वो थंब इंप्रेशन भी दिखवा सकता है ना, और वो साथ ही अपने वास्तु को भी सॉल्व कर लेगा। बट उसके लिए तो ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं है ना। मतलब वो अगर इन सारी राहों में जाएगा तो अपना कर्म कब करेगा? और अगर उसे लगता है कि अगर ये सारी चीजें इतनी ही
वैलिडेशन है फिर तो कर्म करना बंद कर देगा, बट फिर भी वो तो कंफ्यूज ही रहेगा और वो किसको मानेगा, कहाँ कहाँ तक मान सकता है। तो इसका सबसे छोटा शॉर्ट सॉल्यूशन है क्या? इसके लिए भी हमारे सनातन धर्म का जो मूल टेनेट है, जो मूल सिद्धांत है, जी पहले हम उसको पकड़ लें। मैंने आपसे अभी चर्चा करी कि चारों दिशाओं में 4 तत्व हैं और वो सेंटर में पृथ्वी तत्व है, तो वास्तुशास्त्र है और तत्वों का हम ऐसे बैलेंस करते हैं। ज्योतिषी के पास जाएंगे तो वो कहेंगे 9 ग्रह हैं, 12 राशियां हैं, 12 भाव हैं, तो जी कौन सा ग्रह किसके ऊपर दृष्टि डाल रहा है, हिट डाल रहा है, महादशा अंतरदशा क्या है। जी तो उनका एक अपने एलिमेंट्स हैं टू बिल्ड देयर ओन स्ट्रक्चर एंड रिजल्ट। फिर मंत्र वाले के अपने होंगे, फिर जी। पूजा वाले के अपने होंगे, फिर त्योहार वाले के अपने होंगे। यही यूथ परेशान हो रहा है कि वास्तुशास्त्र बिल्कुल में valid इसमें है। जाए, बम्बार्डमेंट तंत्र ऑफ विद्या में जाए। इंफॉर्मेशन कंफ्यूजेस, बट रियल इंटेलेक्ट के पास एक टूल होना चाहिए जो सनातन धर्म देता है। वो टूल क्या है? हाँ वो टूल जानना है। जिससे यह सब कुछ बना है, वो अनडिस्ट्रक्टेबल है, इट कांट बी डिस्ट्रॉयड। वो एक सुप्रीम एलिमेंट है। लेट्स से कि वो एक एलिमेंट है। ओके जैसे प्लास्टिक से ये बनता है, फैब्रिक से कपड़ा बनता है, और ये गैजेट बन रहे हैं जी। सेमीकंडक्टर से। करेक्ट। सो एक सुप्रीम एलिमेंट है जिससे ये सब कुछ बनता है। और वो क्या है? ये हमारे सनातन धर्म का पहला सिद्धांत है कि देयर इज अ सुप्रीम एलिमेंट, एंड द मोर क्लोजर यू आर विद दैट एलिमेंट, एवरीथिंग गेट्स सॉर्ट आउट। अच्छा वो एक ही एलिमेंट है, सुप्रीम एलिमेंट है, उसे परम तत्व कहा गया है। बता दीजिए सर। हाँ। मैं तो वो परम तत्व के साथ अगर आप कनेक्ट करते हैं तो यू गेट दैट इंटेलेक्ट कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अब हमारे पेट्स हैं, डॉग्स हैं, उनका पेट खराब हो जाता है जी। वो एक पर्टिकुलर घास खाते हैं जाके। उनको किसने पढ़ाया? नहीं। उनको किसने पढ़ाया? ये जो चिड़िया है, जैसे ही चिड़िया को फीवर होता है तो वो अपना एकदम आकार बढ़ा लेती है। अच्छा। एंड देन दे कूल डाउन और वो नॉर्मल हो जाती है। उनको किसने सिखाया ये? तो कोई सुप्रीम एलिमेंट है जो हर एनिमल में, हर लिविंग में एंड नॉन लिविंग में एक इंटेलिजेंस फीड कर रहा है, जिसे किसी ने ब्रह्मा कह दिया, अच्छा। किसी ने निर्गुण कह दिया जी। कि वो गुण रहित है, निर्गुण है। हाँ जी। कबीर बोले निर्गुण है, वेदांती बोले ब्रह्मा है, निराकार बोलिए। और कोई निराकार बोल दिए उसको। बट ऑल ऑफ देम आर टॉकिंग अबाउट वन एलिमेंट, जी। द सुप्रीम एलिमेंट, ओके। जिससे ये सब कुछ बन रहा है। गीता में कहा है वो नाश रहित है, उससे सब कुछ बनता है, दैट इज ब्रह्मा। तो शरीर है और मन है। मन को मैं उस अनमैनिफेस्टेड रियलिटी से कनेक्ट कर सकता हूं, मन को मैं उसके साथ प्लग इन कर सकता हूं, और वो प्लग इन कर सकता हूं द मोमेंट आई रिकॉल द साउंड ऑफ ओम। मैं ओम की ध्वनि का जब स्मरण करता हूं, तो वो अलग अलग परंपराओं में उसे कहीं सिमरन कह दिया, कहीं स्मरण कह दिया, कहीं जप कह दिया, कहीं मानसिक जप कह दिया। बट द मोमेंट आई रिकॉल ओम, हाँ जी, ठीक ऐसे ही जैसे अपन गाना रिकॉल करते हैं, तो उस ओम की गूंज, उस ओम की ध्वनि, उस ओम की साउंड को जब मैं मेंटली रिकॉल करता हूं, एट दैट मोमेंट आई गेट कनेक्टेड विद द सुप्रीम एलिमेंट। मात्र ओम बोलने से, मानसिक रूप में रिकॉल करने से, स्मरण। अच्छा, बोलना भी जरूरी है? बोलना भी नहीं है। तो शरीर में दोष रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। जो इररिलेवेंट है, जो ज्यादा दोष है, वो हटना शुरू हो जाता है। तब हमें वो अवेयरनेस, वो इंटेलेक्ट मिलती है कि मैं मंदिर जाऊं, मैं वास्तु करूं, कि मैं जाप करूं। तो योर ओन इनेट इंटेलिजेंस गाइड्स यू। जैसे वो पेट को गाइड करती है कि ये घास खा लो, तो यू स्टार्ट गेटिंग द रियल डाउनलोड्स which are very very good for you, relevant and good, okay, the relevant info. So that is the shortest sutra. और अगर आप देखोगे वास्तु में गए तो ओम वास्तुदेवाय नमः, अगर आप मंदिर में गए तो ओम गणेशाय नमः, ओम
ओम को तो रिकॉल हर कोई कर रहा है सनातन धर्म में जी। तो ओम को हम यदि मानसिक जप करने का एक रेगुलर प्रैक्टिस कर लें तो वी विल बी कनेक्टिंग विद दैट सुप्रीम एलिमेंट एंड विल फील हैप्पी, विल फील मोर फोकस्ड, विल गेट क्लैरिटी इन थॉट्स, एप्रीहेंशंस हट जाती हैं, डर दूर हो जाता है और सदियों से हो रहा होगा तभी तो ये शब्द खोया नहीं। काफी अद्भुत सर। मैं लास्ट क्वेश्चन इस श्रेणी का हाँ, अपनी उंगली से, इस अंगूठी से खत्म करता हूँ। हाँ, मुझे हाल ही में ये पहनाई गई, पन्ने में, सोने में पन्ना और छोटी उंगली में। अब क्या इस नग की पावर है, क्या इस सोने और नग का मिलके पावर है, या सिर्फ एक मैनिफेस्टेशन है कि मेरे सबकॉन्शियस माइंड को हमेशा ही लगेगा कि यहाँ मैंने कुछ पहना है और अब मुझे गुस्सा नहीं करना, मुझे डायरेक्शन नहीं खोनी है, मुझे और अच्छा काम करना है। तो बेसिकली यूथ कैसे समझे इसे और सच क्या है इसके पीछे का? एक मेडिसिन के जैसे समझे इन जेमस्टोन्स को। अच्छा। जैसे कि यह बुद्ध का स्टोन है, बुद्ध एक प्लेनेट है। बुद्ध आपकी जो कम्युनिकेशन एबिलिटी है, जो वाणी है जी, उसकी फंक्शनल एनर्जी को बुद्ध कहते हैं, यानी कि मरकरी कहते हैं। सो मरकरी इज एनर्जी ऑफ डिविनिटी ऑफ योर स्पीच एंड योर कम्युनिकेशन एबिलिटीज। अच्छा। इस फंक्शन को एम्पावर करने के लिए ये स्टोन पहनते हैं। तो जिस व्यक्ति को बुद्ध की पावर चाहिए, जैसे आप अभी कम्युनिकेशन के फील्ड में हो तभी तो आप बातचीत कर रहे हो, आप इसे और बेटर करना चाहते हो, तो कोई भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर आपको कहेंगे कि भाई सोने में या चांदी में, अब उसमें डिपेंड करता है कि आप पे स्वर्ण तत्व यानी कि उष्णता बढ़ानी है, यानी सूर्य नाड़ी आपकी प्रबल करनी है, या आपकी लेफ्ट नाड़ी यानी कि इड़ा नाड़ी चंद्र नाड़ी करनी है। चंद्र नाड़ी तो चांदी, सूर्य नाड़ी तो गोल्ड। तो गोल्ड में अगर पन्ना पहन लेंगे तो कम्युनिकेशन के क्षेत्र में आप प्रोएक्टिवली काम कर सकेंगे। अच्छा, बस इतना सा लॉजिक है इसका। अच्छा, मतलब मैं वो दवाई मानूं जो डॉक्टर अक्सर जिसका कोई फॉर्मूला नहीं होता, बस वाइट गोली होती है खिला देता है ताकि ऐसा नहीं मानसिक तौर ना, 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 वो नहीं है, एक लॉजिक है, लॉजिक के साथ पूरी केमिस्ट्री है इसकी। अच्छा, वो केमिस्ट्री है। हाँ, अब उस केमिस्ट्री को कौन कितना जानता है ये तो अपनी अपनी नॉलेज है, पर यस देयर इज अ साइंस, देयर इज अ लॉजिक एंड इट वर्क्स। बिल्कुल सर, काफी इंसाइटफुल सेशन था और शायद बातें आपसे जो मैं निकाल पाया वो बस कुछ इस तरह थी कि हिमालय के ऊपर मैंने रुमाल रखा है। चलो अच्छी बात है, कितना ही निकाल सकता मुझे तो सर। खुशी है कि आजकल का यूथ हिमालय को रुमाल से ढक देता है। नहीं ढक सकते तो हमें तो इसी बात की मतलब मैं आपसे मेरे विचार में ये है कि मैं आपसे कुछ अभी नहीं निकाल पाया शायद, और हम ऐसी ही और भी चर्चाएं करेंगे। बिल्कुल कर, फिर बैठेंगे, बताइए। आपका स्वागत है भानु जी और मेरी शुभकामनाएं। आप खूब अच्छे से युवाओं तक यह संदेश लेकर जाइए कि हम उस महान विरासत का हिस्सा हैं, संस्कृति का हिस्सा हैं। हमारी जड़ें इतनी मजबूत हैं, अगर हम अपने आप को उसके साथ रियलाइन करेंगे तो विल बी मोर एम्पावर्ड, मोर हेल्दी, मोर हैप्पी, मोर फोकस्ड एंड परफॉर्मिंग एक्सेलेंस थ्रू आवर कर्मास। श्योर सर। नमस्कार। नमस्कार सर। आशा करते हैं आपको भी पसंद आया होगा। अब वास्तु और एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कोई भी क्वेरी, फीडबैक या क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में जरूर लिखेगा। मैं खुद खुशदीप बंसल जी से बात करके उनके रिप्लाईज करूंगा, पर पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।